हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का चैप्टर 15 है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि एक इकोसिस्टम क्या होता है। अब अगर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखें तो यहाँ पर दोनों चीजें दिखाई देंगी हमें, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे और कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो लिविंग नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ट्रीज को देखें, एनिमल्स को देखें, प्लांट्स देखें, ह्यूमंस देखें, तो ये सारी चीजें जो हैं ये लिविंग पार्ट में आ जाएंगी। वहीं पर अगर हम सॉइल देखें, स्काई देखें, बिल्डिंग देखें, क्लाउड देखें, तो ये सारी चीजें जो है ये नॉन लिविंग में आ जाएंगी। अगर हम ऐसी सारी चीजों को जोड़ दें जिसको मिला करके एक लाइफ सस्टेन कर सकती है, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर कोई चीज बाहर से आएगी तो वो है सिर्फ सनलाइट, मतलब एनर्जी आप बाहर से ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। उसके अलावा आप कोई भी एडिशनल चीज यूज नहीं कर सकते। एक बार बायोलॉजिकली समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो अ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, साथ ही साथ एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। ठीक है, फिजिकल सराउंडिंग में क्या क्या आ सकता है, तो वाटर आ सकता है, सॉइल आ सकता है, रॉक्स आ सकते हैं, ये सारे फिजिकल सराउंडिंग हो जाएंगे जो कि मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन अ नेचर। इन सारी चीजों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अभी हम आगे जाकर के अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स को भी देखेंगे, बट इसके पहले कि हम वो चीज समझें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब आसपास में जो भी चीजें आपको लिविंग दिखाई दे रही हैं वो कंसिस्ट करती हैं बायोटिक की, और जो नॉन लिविंग दिख रही हैं वो कंसिस्ट करती हैं एबायोटिक की। तो अगर हम बायोटिक देखेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ये सारे मिला करके बायोटिक पार्ट बनाते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि सॉइल हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, सैंड हो सकता है, इस टाइप की सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, हम एबायोटिक बोलते हैं। ठीक, अब आगे जाकर के एक एक करके एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है। ठीक, अगर हम देखें तो सबसे पहले समझते हैं एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैंने यहां पर कंसिडर किया है। अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पूरा फॉरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो लिविंग दिखाई दे रहे हैं और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो नॉन लिविंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ये ट्री देखिए, ये लिविंग दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बियर यहाँ पर, ये वाला ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक, फिश यहाँ पर लिविंग है। ठीक, इसके अलावा ये रैबिट मुझे लिविंग दिखाई दे रहा है। ठीक, ये डियर लिविंग है, ये लिविंग है, ये दोनों लिविंग हैं। ठीक, इसके अलावा ये ट्री लिविंग है। ठीक, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो लिविंग पार्ट्स को बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो वाटर है ये नॉन लिविंग है। ठीक, यहाँ पे जो लैंड है ये नॉन लिविंग है। इसके अलावा ये रॉक देखोगे तो ये नॉन लिविंग है। तो ठीक है, ये माउंटेन जो है ये नॉन लिविंग है। तो ये सारी चीजों को अगर अपन मिला लेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है, इसको मिला करके यहाँ पे कौन सा सिस्टम बन रहा है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक, यहां पर बाहर से एनर्जी सिर्फ सनरेज के फॉर्म में आएंगी, सनरेज के अलावा कुछ भी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इकोसिस्टम देखते हैं। यहां पर देखिए एक और इकोसिस्टम मैंने कंसीडर किया है, वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक, तो अब आपके पास एक नीचे ऑप्शन है, आप नीचे जाइए फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पर आपको बायोटिक पार्ट्स कौन कौन से दिख रहे हैं और एबायोटिक पार्ट्स कौन कौन से दिख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से इस इमेज को देखिए और इमेज को देख करके नीचे जा करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बायोटिक पार्ट आपको कौन कौन सा दिखाई दे रहा है और एबायोटिक पार्ट आपको कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब समझते हैं ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट था हमारा इकोसिस्टम का, ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है। एक ऐसा जो सन रेज का यूज करते हैं और हमारे लिए ऐसा फूड प्रिपेयर करते हैं जिसको हम खा सकें या फिर जिसको हम कंज्यूम करके एनर्जी यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स।
जो उन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं और उनको उन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने से एनर्जी मिलती है, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। और जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वापस से उनको तोड़ करके और उसके सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नेचर में लाने का काम जो करते हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये एक एलिमेंट्री आइडिया था। एक बार डिटेल में देखते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। जैसे कि अगर मैं प्रोड्यूसर्स देखूंगा तो ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं और ग्रीन एल्गे जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक, ये प्रोड्यूसर्स क्यों हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, हीट एनर्जी को ट्रैप करके और फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। अगर हम कंज्यूमर्स को देखेंगे तो कंज्यूमर्स चार तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होता है जो डायरेक्टली इनको खाता है, ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज और प्लांट्स जैसे ग्रास जैसी चीजों को खाते हैं वो क्या हो गए? हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस को कौन कंज्यूम करता है? वो कंज्यूम करता है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और वो हर्बीवोरस एनिमल्स को ईट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो कार्निवोरस है ये भी दो लेवल में डिवाइड हो जाता है, कार्निवरस और टॉप कार्निवरस। उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। थर्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होता है जो प्लांट्स को भी खाता है और साथ में वो एनिमल्स को भी खा सकता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करेगा उसको हम बोलेंगे ओमनीवोरस। ठीक, फोर्थ वाला कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है, वो होता है पैरासाइट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर भी नहीं करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म को खा करके भी उनका फूड नहीं लेते हैं, बट उनका फूड लेने का तरीका कुछ और होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है कि वो जब किसी एनिमल में या किसी प्लांट में चले जाता है तो वो उसके फूड को यूटिलाइज करता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है? आपको बाइट करता है, आपके बॉडी में से खून चूसता है और उस खून से वो एनर्जी लेता है। मतलब एक्चुअली वो कोई फूड कंज्यूम करके डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एनर्जी को निकाल रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो चार टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली आप तीन भी अगर लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। थर्ड टाइप अगर हम देखें तो दैट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सारे सब्सटेंसेस को, डेड ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनको तोड़ करके और वापस से सारे सब्सटेंसेस को अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस वापस से अर्थ में लेकर के आते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंगाई हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। इससे पहले कि मैं फूड चेन समझाऊं, एक बार अपन क्या करते हैं, फूड चेन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, एक के बाद एक के बाद एक कई सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे, फीडिंग ऑन वन अनदर। मतलब पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, फिर दूसरा तीसरे को खाएगा, फिर तीसरा चौथे को खाएगा, फॉर्मिंग डिफरेंट लेवल्स। और उन लेवल्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल्स बोलेंगे। उस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे पास ट्री है, ट्री को क्या किया कि इस डियर ने खा लिया और डियर को क्या किया? टाइगर ने खा लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? हर्बीवोरस ने। हर्बीवोरस को खाया किसने? कार्निवोरस ने। तो ये जो चेन बनी इसे हम कहते हैं फूड चेन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए ग्रास है, ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास को खा लिया इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खा लिया? इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने। फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने। स्नेक को खा लिया हॉक ने। तो ये भी क्या हो गया? एक फूड चेन हो गया। यहाँ पर ये प्राइमरी, ये हर्बीवोरस, ये भी ये हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस, ये सेकेंडरी कार्निवोरस और ये टॉप कार्निवोरस। तो कभी कभी 3 लेवल होते हैं, कभी 4 लेवल होते हैं, कभी कभी 5 लेवल्स भी होते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, या एक नॉर्मल प्लांट बोल लीजिए। इसको खा लिया किसने? इसको क्रैब ने खा लिया, क्रैब को फिश ने खा लिया और फिश को और कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म ने खा लिया। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मूव होते जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहां पर हमने एक वर्ड देखा था, वर्ड था ट्रॉपिक लेवल। अब समझते हैं कि ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसकी हम इतनी देरी से बात कर रहे थे। इसका एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। हम इसे ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आप एनर्जी सन रेज को यूटिलाइज करके, सनलाइट को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं?
फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, इसलिए हम इसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और यूजुअली वो केमिकल कौन सा होता है जिसमें वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, कौन से प्रोसेस के थ्रू वो ऐसा करते हैं कि वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस प्रोसेस का नाम क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स या ट्रीज को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोरस। वो किस पे फीड करते हैं, वो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसको हम स्मॉल कार्निवरस भी कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश मतलब वेजिटेबल्स या फिर जो फ्रूट्स ट्रीज कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को जो कार्निवरस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल कार्निवरस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, वो कार्निवरस एनिमल्स को भी मार के खा जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स या फिर लार्ज कार्निवरस। ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कार्निवरस को फीड करते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ने किसको फीड किया, प्रोड्यूसर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और टर्शियरी कंज्यूमर्स ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। तो इस तरीके से एक चेन बन जाता है और इस अलग अलग लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो। इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है कि सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर की जाती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। अब मान लीजिए सन से जितनी भी लाइट आई, जितनी भी लाइट एनर्जी आई, सिर्फ उसका 1% ही प्रोड्यूसर्स जो है वो कैप्चर कर पाते हैं, 99% कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक, और वो जो एनर्जी कैप्चर करते हैं वो फर्दर कंज्यूमर्स को पास होती है। लेकिन जब एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर को खाता है या फिर जब एक कार्निवोरस एक हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो क्या वो पूरी की पूरी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल चले जाती है? नहीं, 90% ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो लॉस्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो पास होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल तक बात जाती है, बहुत ही कम एनर्जी बचती है, इसीलिए यूजुअली 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक, अब इस चीज को समझते हैं। यहां पर देखो जो फर्स्ट है सनलाइट, ठीक, सनलाइट आई और सनलाइट गई कहां पे, प्रोड्यूसर्स के पास। अब जब प्रोड्यूसर सनलाइट को कैप्चर करते हैं तो वो लगभग सिर्फ 1% सनलाइट ही कैप्चर कर पाते हैं। ठीक, अब एनर्जी किसके पास आ गई, अब एनर्जी आ गई प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक, अब प्रोड्यूसर्स के पास आ गई एनर्जी, ट्रीज के पास आ गई। ट्रीज और प्लांट्स को जब इस तरीके के एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो जब ट्रीज या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो 10% एनर्जी उनके पास आ जाती है और 90% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक, तो पहले सनलाइट ट्रैप हुई प्रोड्यूसर्स के पास, 1% ट्रैप हुई, 99% वेस्ट हो गई। अब 10% अगले लेवल पे ट्रांसफर हुई, 90% वेस्ट हो गई। अब जब इस हर्बीवोरस एनिमल को कोई सा कार्निवोरस एनिमल खाता है तो फिर से 90% हीट जो है, 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो 1%, फिर 10%, फिर 10%। और जब एक टॉप कार्निवोरस एक स्मॉल कार्निवरस को या फिर प्राइमरी कार्निवरस को कंज्यूम करता है तो फिर 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है और 10% एनर्जी जो है वो अगले लेवल पर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके का चेन बनते जाता है और इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। क्या बोलते हैं, 10% लॉ। इस चीज को एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए जो सनलाइट आई वहां से 10,000 जूल ऑफ सनलाइट आई होगी। ठीक, तो इसका 1% मतलब 2 जीरो हटा दो, 100 जूल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के पास गई होगी। इसका 10% मतलब 10 जूल जो है वो हर्बीवोरस के पास गई होगी। इसका 10% मतलब 1 जूल जो है वो कार्निवोरस के पास गया होगा और इसका 10% मतलब 0.1 जूल जो है वो टॉप कार्निवोरस के पास गया होगा। ठीक, ये 1%, ये इसका 10%, ये इसका 10% ऊपर गया, फिर इसका 10% ये आ गया। तो इस तरीके से ये 10% लॉ वर्क करता है। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है और 10% एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है। अब मैंने डिकम्पोजर्स का रोल क्या है ये एक बेसिकली बीच में ही अभी टॉपिक लेवल पढ़ाते टाइम आपको बताया था, तो इसलिए डायरेक्टली इसके कंटेंट पे आते हैं। क्या बोलता है, डिकम्पोजर्स एक्ट्स एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। क्यों क्लींजिंग एजेंट? भाई मान लीजिए जंगल में कुछ एनिमल्स मर गए, तो अब हम जा करके उनकी बॉडी को बरी तो कर नहीं रहे हैं या जला तो रहे नहीं हैं, तो उनकी बॉडी को क्या होगा, किस तरीके से वो सारा सब्सटेंस वापस नेचर में आएगा। ठीक है, तो वहां पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। द वेरियस न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी एलिमेंट जो है वो सारे के सारे रिटर्न हो जाते हैं कहाँ पर, नेचर में। जैसे कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, उसके अलावा ग्लूकोज है, वाटर है, तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो वापस नेचर में कैसे आएंगे, डिकम्पोजर्स के थ्रू आएंगे। बोलता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ में गो ऑन लाइक अ अनएंडिंग चेन। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं, जैसे अब मान लीजिए एक ट्री जो है जब वो फूड प्रिपेयर करता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स, सब कुछ को लेकर के, सनलाइट की एनर्जी को लेकर ट्रैप करके और फिर ग्लूकोज बनाता है। बट अब उसने एक पार्ट ऑफ सब्सटेंस नेचर का ले तो लिया, लेकिन वो पार्ट अगर वापस आप नेचर के पास नहीं पहुंचाओगे तो वो तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर सारे सब्सटेंसेस वापस नहीं आएंगे तो एक समय के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ताकि लाइफ का साइकिल हमेशा एक अनएंडिंग साइकिल चलते रहे, इसके लिए डिकम्पोजर्स का एक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि एक फूड वेब क्या होता है। ठीक है, फूड चेन तो हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फूड चेन्स पैरेलली एक साथ रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनको उनका जो नेटवर्क बनता है उसके नेटवर्क को हम बोलते हैं फूड वेब। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये है ऑर्गेनिज्म ए, ये है ऑर्गेनिज्म बी, ये है ऑर्गेनिज्म सी, ये है ऑर्गेनिज्म डी और ये है ऑर्गेनिज्म ई। ठीक, ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, सी को डी ने खाया, डी को ई ने खाया, ये फूड चेन था। ठीक, एक और बना करके देखते हैं। ये है ऑर्गेनिज्म एक्स, ये है ऑर्गेनिज्म वाई, ये है ऑर्गेनिज्म जी, जी को खाया डी ने, डी को खाया ई ने। ठीक, तो एक नया चेन बन गया एक्स वाई जी डी ई। ठीक, ये भी एक फूड चेन है। एक और लेकर के देखते हैं। ऑर्गेनिज्म ए को खाया ऑर्गेनिज्म पी ने, पी को खाया क्यू ने, क्यू को खाया आर ने, आर को खाया एस ने। ठीक, तो यहां पर देखो एक और बन गया। ठीक है, एक्स पी क्यू आर एस। अब यहीं पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली एक और चेन भी तो बन सकती थी ना, एक्स वाई जी आर एस। तो ऐसे ही अलग अलग फूड चेन्स को अगर आप एक साथ क्लब करने लगोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आने लगेंगी कि कौन किसको कंज्यूम कर सकता है और एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस तरीके की मल्टीपल फूड चेन्स जब एक साथ आ जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। So a complex network of food chain जहां पर where organisms are interconnected and feed on multiple organisms। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहां पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। इस तरीके के एक नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। मतलब ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, सी को डी ने खाया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं डी को सी ने खा लिया, सी को बी ने खा लिया, बी को ए ने खा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन फिक्स्ड है। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर करें, हर्बीवोरस कंज्यूम करेगा, हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस। तो इस तरीके से फ्लो जो है वो मूव करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है दोस्तों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, मान लीजिए आपने फील्ड में अच्छी क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया। कोई एक फर्टिलाइजर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने डीडीटी का इस्तेमाल किया। ठीक, अब ये जो डीडीटी है ये एक तरीके से पेस्ट कंट्रोल करता है, जिसके कारण खेती बहुत अच्छी हो गई, फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन हुआ क्या कि जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो इन्होंने इस डीडीटी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब ये जो ग्रास थी या जो प्लांट्स था, इनको कंज्यूम कौन किया, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कंज्यूम कौन किया, कार्निवोरस। कार्निवोरस को कंज्यूम कौन किया,
टॉप कार्निवोरस। अब मान लीजिए बीच में ऑमनीवोरस आ गया, तो ऑमनीवोरस या तो डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स दोनों को ही कंज्यूम करता है। तो कुल मिलाकर के होगा क्या कि जो टॉप कार्निवोरस है या जो ह्यूमंस हैं, जो ऑमनीवोरस हैं, उनके पास सारा का सारा अल्टीमेटली डीडीटी या फिर जो भी पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हैं वो जा करके वहां इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, तो बायोलॉजिकली एक लेवल पर हार्मफुल सब्सटेंसेस का इकट्ठा हो जाना, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। सो हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स जो है वो फूड चेन को एंटर कर लेते हैं। कैसे एंटर करते हैं? थ्रू सॉइल या फिर वाटर एंड प्लांट्स। वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बरसात आई और रेन के थ्रू, रन ऑफ के वाटर के थ्रू वो पूरा डीडीटी वॉश होकर के कहाँ चले गया? पॉन्ड्स एंड लेक्स में चले गया। वहां फिशेज ने उनको कंज्यूम कर लिया, फिशेज को बड़ी फिशेज ने कंज्यूम कर लिया, हमने छोटी फिशेज और बड़ी फिशेज दोनों को कंज्यूम कर लिया, तो अल्टीमेटली वापस से वो ह्यूमंस के पास आ गया। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, और जैसे जैसे वो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर जाते जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ते जाती है। ह्यूमंस क्योंकि वो टॉप ऑफ द फूड चेन में है, तो वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, ट्रीज के भी पार्ट्स खाते हैं, एनिमल्स में हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स को भी खाते हैं। तो क्योंकि ह्यूमंस जो है वो ऑमनीवोरस हैं, वो सबको कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उनके में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब नेचर की दो सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, और सेकंड समस्या जो है वो है वेस्ट डिस्पोजल। तो एक एक करके दोनों समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली समस्या जो है उसका नाम है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, अब समझते हैं कि पहले ये ओजोन लेयर क्या होती है और किस तरीके से डिप्लीट हो जाती है और इसके डिप्लीट होने से होता क्या है। ठीक है, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फिल्म है, उस फिल्म को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन की लेयर है वो, क्योंकि वो एक शीट नहीं है, बहुत सारा अबंडेंट पाया जाता है ओजोन। अब ये ओजोन है क्या? ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिल करके जब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक, ये ओजोन करता क्या है? तो सन से एक रेज आती हैं, जिस रेज को हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। उस अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, और वो उस ओजोन से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाती है। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर देखिए, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स का एक लेयर है, 1 2 3। ठीक, 3 ऑक्सीजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं O3 का मॉलिक्यूल या फिर ओजोन का मॉलिक्यूल। अब ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ यहां पर एक ओजोन का लेयर बन जाता है। ठीक, मतलब ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, या फिर आप ऐसा अज्यूम करो कि ये ब्लू वाला जो है ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के टॉप मोस्ट में एक लेयर है जो कि हम बोल सकते हैं ओजोन का लेयर है। अब सन से जो रेज आ रही हैं उसमें यूवी रेज आती हैं। ठीक है, यूवी रेज आती हैं, और जो ये यूवी रेज हैं ये अर्थ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब होता क्या है कि ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब होता है कि वो कहीं कहीं से फटते जा रही है, उसमें होल्स पैदा होते जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं से अब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ तक आ पा रही है। तो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण ये यूवी रेज हमारे तक पहुंच पा रही है? तो हम एरोसोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स में CNCFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन सब के यूज के कारण जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, जिसके कारण ओजोन होल बनते जा रहा है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो अर्थ तक आ पा रही है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमको नॉन CFCs में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे परफ्यूम्स, ऐसे डिओड्रेंट्स यूज करो जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो, ऐसे रेफ्रिजरेटर्स, ऐसे एयर कंडीशनर्स यूज करो जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो। तो धीरे धीरे हमको नॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली चीजों में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम अर्थ को यूवी रेज से बचा सकें, अपनी ओजोन लेयर की जो शीट है उसको और ज्यादा डिप्लीट ना होने दें। ठीक है, इसके कारण होता क्या है? मान लीजिए अगर हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होते जाएगा तो उसके कारण होगा क्या? उसके कारण ये होगा कि स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं,
ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, जिसके कारण पोलर आइस कैप्स जो हैं वो पिघल सकते हैं, सी लेवल जो है वो बढ़ सकता है, और बेसिकली बहुत सारे टाइप के कैंसरियस डिसीजेज इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो ये देखो, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेज पड़ती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं, तो ये दो सिंगल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, सिंगल सिंगल जो ऑक्सीजन का एटम है इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो O2 का एक मॉलिक्यूल रेडिएशन के पड़ने से दो सिंगल ऑक्सीजन के एटम में टूट गया। अब O2 का दूसरा मॉलिक्यूल O के सिंगल एटम से मिल करके और O3 का मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, दिस इज सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल है और ये ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से लगातार ओजोन के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। वैसे ही जब इस ओजोन के मॉलिक्यूल पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगी तो वो वापस से नेसेंट ऑक्सीजन और O2 बन जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, ओजोन बनते रहता है और ओजोन टूटते भी रहता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और फर्दर ओजोन लेयर बनने नहीं देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक एसी या फिर एक रेफ्रिजरेटर परचेज करें तो मेक श्योर कि वो CFC फ्री हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था हमारा वेस्ट डिस्पोजल। अब हमको समझना है कि हम वेस्ट डिस्पोजल को किस तरीके से, आज की डेट में यार हर जगह प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लास्टिक डस्टबिन के अंदर, कैरी बैग में प्लास्टिक, चिप्स प्लास्टिक में, पानी बॉटल प्लास्टिक की, हर चीज़ में हम प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक्स हैं, या फिर सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, और भी जितना भी वेस्ट है, इस वेस्ट सब्सटेंस को हम डिस्पोज किस तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अब समझते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब सबसे पहले ये समझो गार्बेज कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो वैसे तो गार्बेज बहुत सारे तरीके का होता है, लेकिन हमको अभी सिर्फ दो ही तरीके का पढ़ना है। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक, एक हजार्डस वेस्ट होता है, हॉस्पिटल वेस्ट अलग होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट अलग होता है, बट हमें सिर्फ दो पढ़ना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक, आपने सुना होगा गीला कचरा, सूखा कचरा, ऐसा कचरा जो रिसाइकल हो सकता है, ऐसा कचरा जो रिसाइकल नहीं हो सकता है, या फिर यूजुअली दो तरीके की डस्टबिन दी जाती हैं, एक होती है ग्रीन डस्टबिन और एक होती है ब्लू डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन के अंदर हम वो सारा सामान डालते हैं जो कि ऑर्गेनिकली डिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोजर्स जिसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं और उसको तोड़ करके वापस से नेचुरल सब्सटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, सब्जियों का छिलका हो सकता है, बचा हुआ खाना हो सकता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा लकड़ी का कोई टुकड़ा, मेटल का कोई टुकड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक, लेकिन मेटल को हम उसमें नहीं डालेंगे, मेटल को हम रिसाइकलिंग वेस्ट में डालेंगे ताकि हम उसको रिसाइकल कर लें। वैसे ही अगर कोई पेपर पल्प है या कुछ भी है तो ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबली ये ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर या एक्ट करेंगे, डिकम्पोजर्स, और वापस से इन सब्सटेंसेस को नेचुरल सब्सटेंसेस में चेंज कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लैबोरेटरी में बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डिकम्पोजर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा ऐसा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस है प्लास्टिक। अब होता क्या है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो प्लास्टिक की कंस्टिट्यूएंसी को समझ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते हैं कि प्लास्टिक किस तरीके का बना हुआ है, तो वो उसको डिकम्पोज भी नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसको हमें अलग से कलेक्ट करना है ताकि हम उसको रिसाइकल कर सकें, और ऐसा कोई वेस्ट जिसको हम रिसाइकल ना कर पाएं उसको भी फिर हम डंप करने का कोई और ऑल्टरनेटिव बनाएंगे जिसके थ्रू वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक, अब बोलता है जो ग्रोइंग अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और पैकेजिंग के कारण आ रहा है। ठीक है, आजकल सब कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी चीज़ों से लगातार ऑर्डर कर रहे हो, तो क्या होता है, मान लीजिए आपने एक छोटा सा शैम्पू का बॉटल अमेजोन से ऑर्डर किया, तो क्या होगा, वो जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जिससे आपने ऑर्डर किया है, वो उसको एक प्लास्टिक में रैप करेंगे, फिर उसको एक कार्टून के अंदर डालेंगे, उसके चारों तरफ सेलो टेप चिपकाएंगे और वो हमको कोरियर कर देंगे। तो क्या होगा कि उसके अंदर जो दुनिया भर का प्लास्टिक वेस्ट आया वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई कॉमर्स कंपनीज ही वेस्ट जनरेट कर रही हैं। ठीक है, अभी थोड़े समय पहले मैंने मॉल में देखा कि नारियल, जो कि यार वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है,
उसको प्लास्टिक में रैप करके बेचा जा रहा था, ठीक है। तो यार ये तो रबिश हो गया कि आप नारियल को पन्नी में रैप करके बेच रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, या फिर अपन सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, हर एक शॉप में जाकर के हम उनसे पॉली बैग्स मांगते हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, पॉलीथीन बढ़ते जा रहा है। मिल्क आता है आजकल पॉलीथीन कंटेनर में आता है, पानी आता है प्लास्टिक बॉटल्स में आता है। तो इसके कारण जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसके कारण प्लास्टिक कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना है हमें, सोचना है हमें। एक और बहुत बड़ी समस्या है कि एक्यूमुलेट कैसे करोगे गार्बेज, ठीक। अब गार्बेज यार हर घर में है, हर जगह गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस गार्बेज को प्रॉपरली इकट्ठा करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरीके से गार्बेज को एक्यूमुलेट कर सकते हो। सेकंड सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि अब कलेक्ट तो कर लिए, ठीक। सेकंड थिंग, उसको बाइफरगेट करो, बायोडिग्रेडेबल को अलग करो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करो, मेटल्स को अलग करो, प्लास्टिक्स को अलग करो। और उसके बाद वो सारी चीज़ें करने के बाद भी अब डिस्पोज कहाँ करोगे, ये सोचो। कैसे डिस्पोज करोगे, कहाँ डिस्पोज करोगे। अगर उसको जला दोगे तो गैशियस वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, पानी में डाल दोगे, नदी नाले में डाल दोगे तो लिक्विड वेस्ट जनरेट हो जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो पॉइजनस सब्सटेंसेस जमीन में पैदा हो जाएंगे। तो हर साइड से समस्या है। तो आप वेस्ट को किस तरीके से पहले तो अक्यूमुलेट करोगे, फिर सेकेंड थिंग है कि आप उसको डिस्पोज कैसे करोगे, एंड थर्ड थिंग इज हाउ टू सेव द इकोसिस्टम। इन सारी चीज़ों से, इस वेस्ट से इकोसिस्टम को, हमारी अर्थ को आप बचाओगे कैसे, इस चीज़ को हमें सोचना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर यूजुअली केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी सोसाइटी में क्या किया जाता है, या फिर ऐसे कौन से मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आप वेस्ट को रोक सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत जनरल सा टॉपिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरीके के और अमेजिंग वीडियोस के साथ कनेक्टेड रह सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।